हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक्सीलेंट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच में से प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। देखते हैं हम पिछली क्लास के बाद आगे चलते हैं। हम प्रोनाउन में क्या पढ़ रहे थे हम लोग? पर्सनल प्रोनाउंस। तो पर्सनल प्रोनाउंस में हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है? इफ़ वी यूज ऑल द थ्री पर्सन्स, मैंने बताया था तीन पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। कह रहा है एक ही सेंटेंस में, इन अ सेंटेंस, अगर एक साथ, ऑल टुगेदर, एक साथ अगर तीनों पर्सन्स का यूज हो जाए एक सेंटेंस में, तो सीक्वेंस विल बी 2 3 1। इनका क्रम क्या होगा? 2 3 1 होगा। पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा और फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। अगर दो का यूज होगा तो उसी तरह आप यूज कर लेंगे 2 3 1 के क्रम में। देखते हैं सेंटेंस एग्जाम्पल। यू, ही एंड आई वेंट देयर स्टडी। देखिए ये सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन और ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए सेंटेंस करेक्ट है। लेकिन कह रहा अगर इनका क्रम जरा भी बदलेंगे आप, देखिए यू इसके बाद लिख दिया आई और बाद में हमने लिखा ही। आई पहले लिख दिया, ही बाद में लिख दिया, इनका क्रम बदल गया तो इसलिए ये इनकरेक्ट सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट है आई पहले सबसे आ गया, ये गलत है क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है और आना क्या चाहिए सबसे पहले? सेकंड पर्सन, इसलिए सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया, ये भी गलत है। तो ध्यान रखिए 2 3 1 ये क्रम होगा जब भी इन तीनों या दो का प्रयोग हो कभी भी। लेकिन आगे कह रहा बट हमेशा ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कह रहा है टू एक्सप्रेस बैड सेंस। बैड सेंस, बुरा जब भाव देना हो सेंटेंस में, जैसे मिस्टेक है, गिल्ट दोष है, पाप है, एटसेट्रा और बहुत सारे शब्द ऐसे जो बैड सेंस वाले हों, तो कह रहा है सीक्वेंस विल बी 1 2 3। तब इनका क्रम क्या होगा? 1 2 3 होगा। पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर सेकंड पर्सन आएगा और इसके बाद सबसे लास्ट में थर्ड पर्सन आएगा। देखिए आई, यू एंड ही आर क्रिमिनल्स। क्रिमिनल एक बैड सेंस दे रहा, क्रिमिनल मीन्स होता है अपराधी, इसलिए पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। अगर सिर्फ दो ही का यूज करना हो, अब यहाँ भी तीनों हैं, वी, यू एंड दे, ये भी तीनों हैं। लेकिन जैसे सिर्फ दो का यूज करना हो, जैसे आई फर्स्ट पर्सन हो गया एंड यू सेकंड पर्सन हो गया, तो ये भी क्रम सही है, ये भी सीक्वेंस सही है। तो चाहे दो का यूज करना हो चाहे तीनों का यूज करना हो, आपको क्रम याद रखना है। नॉर्मल सेंस में 2 3 1 और बैड सेंस में 1 2 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इस तरह से आप ये सीक्वेंस या ये क्रम रखेंगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज, और भी होते हैं जैसे सच और एज, लेकिन आप इनको ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है और यही मेन होते हैं। कह रहा है टू इंडिकेट नाउन्स नियर बाई और एट अ डिस्टेंस। ये जो स्ट्रोक का साइन है इसको ऑब्लिक बोलते हैं, ये स्ट्रोक बोलते हैं, इसका मतलब या होता है और। तो कह रहा है नियर बाई, पास की वस्तुओं या दूर की वस्तुओं को इंडिकेट करने के, इशारा करने के, जैसे उंगली से आप इशारा करें ये मेरा है, वो तुम्हारा है, तो इस तरह करके इंडिकेट करने के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउंस, सॉरी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं। कह रहा दो नंबर में यूज होता है, सिंगुलर और प्लूरल। तो देखते हैं क्या क्या है। दिस कह रहा सिंगुलर है और दीज प्लूरल है फॉर नियर बाई नाउन्स। जो पास की नाउन्स हैं, पास में जो वस्तुएं हैं, उनको इंडिकेट करने के लिए हम दिस और दीज का प्रयोग करेंगे। एक है तो दिस का प्रयोग करेंगे, एक से ज़्यादा है तो दीज का प्रयोग। इसी तरह दैट है और दोज है, दैट और दोज। कह रहा फॉर नाउन्स एट अ डिस्टेंस, जो थोड़ा दूर रखी हुई हैं, पास से जो दूर हैं उनको इंडिकेट करने के लिए हम दैट और दोज का प्रयोग करेंगे। दैट का प्रयोग सिंगल के लिए और दोज का प्रयोग सिंगल से ज़्यादा के लिए। जैसे दिस इज अ पेन, ये एक पेन है तो यह पेन का मतलब पास में है। दैट इज एन एलिफेंट, वह एक हाथी है तो वह का मतलब थोड़ा दिस से ज़्यादा दूर है। दीज आर माई गोट्स, ये मेरी गोट्स हैं, ये मेरी बकरियां हैं, तो दीज पास में है इसलिए दीज कह रहे हैं हम। लेकिन अगर दूर हो जाती तो हम दोज कहते हैं, दोज आर योर काउज, वे आपकी काउज हैं, वे आपकी गाय हैं। तो जब पास से थोड़ा दूर हो जो चीज़, उसको हम दैट या दोज कहेंगे, जो दूर से थोड़ा पास हो उसको हम दिस और दीज कहेंगे। ध्यान रखिए पास और दूर यही डिफरेंस होता है और कुछ नहीं इनमें, सिंगुलर प्लूरल ध्यान रखें। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं? कह रहा है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। इसमें ये वर्ड यूज करे जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में। ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब, डिस्ट्रीब्यूट माने होता है बांटना या विभाजन करना। तो देखिए इसका यूज कह रहा है ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर, इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद करने वाली चीज़ है। सिंगुलर में इनका यूज होगा टू मेक सेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन का सेंस देने के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन विभाजन का, ऐसा लगे कि हम चीज़ों को बांट बांट करके, विभाजित करके
एक एक करके देख रहे हैं, तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। इस एग्जांपल देख लीजिए, ईच ऑफ द बॉयज़, लड़कों में से प्रत्येक, ईच, अब लड़कों को हमने बांट कर देख लिया ना एक एक करके, लड़कों में से प्रत्येक हैज़ वन अ प्राइज, एक पुरस्कार जीता है, यानी हर लड़के ने पुरस्कार जीता है, लेकिन हम उन लड़कों को एक एक करके देख रहे हैं, ईच। याद रखिए इसमें इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जो हैज है ये सिंगुलर ईच के अकॉर्डिंग लगाया, क्योंकि लिखा हुआ ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर, इसका यूज हमेशा सिंगुलर में होगा। देखिए अगला सेंटेंस देख लीजिए, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। कह रहा है ये इनकरेक्ट है, क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि बॉय यहाँ लिखा, यहाँ बॉयज है। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी ईच ऑफ के बाद हम लिखेंगे कोई नाउन तो प्लूरल नाउन लिखेंगे, सिंगुलर नहीं लिखेंगे। ये बॉय सिंगुलर है, इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देख लीजिए, नाइदर ऑफ द चार्जेज इज जस्ट, देखिए यहाँ चार्जेज भी प्लूरल है, नाइदर ऑफ के बाद आया है इसलिए प्लूरल है, तो ये करेक्ट है। लेकिन अगर ये चार्ज कर दिया जाए, सिर्फ चार्ज, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये वर्ड हमेशा प्लूरल में होना चाहिए नाइदर ऑफ के बाद। तो ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, इस तरह से जब भी लिखें तो प्लूरल नाउन्स का यूज करें, सिंगुलर नहीं। आइदर ऑफ यू विल गो टू मार्केट, ये करेक्ट है आइदर ऑफ यू, क्योंकि यू जो है अपने आप में प्लूरल वर्ड होता है। नन शुड डिसरिस्पेक्ट हिज एल्डर्स, किसी को अपने बड़ों का डिसरिस्पेक्ट यानी अपमान नहीं करना चाहिए। यहाँ हिज को मैंने अंडरलाइन क्यों किया है, क्योंकि नन के बाद, नन के लिए जब हम अपना की इंग्लिश लिखेंगे तो हिज लिखेंगे, हर या देयर या माई या इस तरह नहीं लिखेंगे, ध्यान रखें। इसमें एक नोट दिया हुआ, कह रहा आइदर एंड नाइदर आर यूज्ड फॉर चॉइस इन टू पर्सन्स और थिंग्स। कह रहा आइदर नाइदर का जो यूज है वो दो पर्सन्स या वस्तुएं, थिंग्स, दो के बीच में चॉइस करने के लिए, जैसे दो में से किसी एक को चुनना हो तो आइदर या नाइदर। आइदर मीन्स होता है अपने आप दो में से एक, और नाइदर मीन्स होता है दो में से कोई नहीं। तो ध्यान रखें, दो के लिए सिर्फ हम आइदर नाइदर का यूज करते हैं, दो से ज़्यादा जब की बात करेंगे हम तो आइदर नाइदर का यूज नहीं होगा। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस में दो वर्ड हैं, यानी दो प्रोनाउंस हैं, सॉरी, ईच अदर और वन एंड अदर, बस ये दो ही हैं, इनको ध्यान रखें। टू एक्सप्रेस म्यूचुअलिटी, कह रहा पारस्परिकता दिखाने के लिए, पारस्परिकता यानी आपसी जो रिलेशन है, आपस में, आपस का सेंस देने के लिए, एक दूसरे का सेंस देने के लिए हम रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का यूज करते हैं। देखिए दोनों को समझ लीजिए, ईच अदर और वन अदर में क्या डिफरेंस, दोनों का मतलब एक दूसरे को होता है या आपस में होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है। कह रहा है ईच अदर फॉर टू पर्सन्स थिंग्स, दो पर्सन्स या थिंग्स, यानी दो नाउन्स के लिए हम जब दो लोगों की बात करेंगे हम तो ईच अदर का प्रयोग करेंगे, और वन अनदर फॉर मोर देन टू, और दो से ज़्यादा की जब बात करेंगे तो वन अनदर का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल से समझ लें, दीज टू गर्ल्स लव ईच अदर, ये दोनों लड़कियाँ आपस में प्यार करती हैं, एक दूसरे को प्यार करती हैं। तो ईच अदर क्यों किया, क्योंकि यहाँ दो लड़कियों की बात कर रहे हैं हम। यहाँ वी ऑल लव वन अनदर, हम सब एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो यहाँ पे वी जो है ये दो से ज़्यादा का सेंस दे रहा है, इसलिए वन अनदर। तो बस इतना ही डिफरेंस है ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर दो के लिए और वन अनदर दो से ज़्यादा के लिए। नेक्स्ट प्रोनाउन आता है पजेसिव प्रोनाउन। ये पजेसिव प्रोनाउन मैंने पर्सनल प्रोनाउंस पढ़ाते समय थोड़ा सा आपको बताया था कि ये वर्ड आते हैं माइन, अवर्स, योर्स, हर्स, देयर्स। इनका यूज भी मैंने बताया था आपको कैसे करते हैं। आई डू माई वर्क, यू डू योर्स, मैं अपना काम करता हूँ और यू डू योर्स, आप अपना। तो ये शब्द ये पजेसिव प्रोनाउंस है। ये मैंने बताया था आपको कि पजेसिव प्रोनाउंस के बाद कभी नाउन का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए माई के बाद वर्क नाउन लिखा है, इसलिए माई जो शब्द है ये पजेसिव प्रोनाउन नहीं है। बट योर्स ये पजेसिव प्रोनाउंस है, क्योंकि इसमें नाउन छिपा होता है, हिडन होता है। योर्स का मतलब है योर वर्क। इसी तरह नेक्स्ट है सीता ईट्स हर्स, सीता अपना खाती, क्या खाती है। जैसे यहाँ पहले वाले में लिखा है हिज फूड, राम अपना खाना खाता है, सीता अपना खाती है, तो अपना मीन्स अपना खाना खाती है। माइन इज ओल्ड, देखिए यहाँ कह रहा आर्यन शर्ट इज न्यू, आर्यंस की शर्ट नई है, बट माइन इज ओल्ड, मेरी पुरानी है। मेरी मतलब मेरी शर्ट, माई शर्ट, माइन मीन्स माई शर्ट। तो इस तरह से इनके बाद हम नाउन्स का यूज़ नहीं करते हैं, तभी ये पजेसिव प्रोनाउंस होंगे। अदरवाइज ये क्या बन जाएंगे, ये पजेसिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। जैसे माई शब्द है, यहाँ पे माई के बाद वर्क है, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव प्रोनाउन नहीं है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और सेल्फ प्रोनाउंस। नेक्स्ट है
देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम सेल्फ प्रोनाउंस भी कहते हैं। सेल्फ, सेल्फ मीन्स होता है अपना, खुद, स्वयं। तो देखिए ये जो सारे वर्ड हैं, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये सारे इनका मतलब होता है स्वयं, खुद। देखिए इनका क्या यूज है, कह रहा मोस्टली व्हेन, यूज क्या है मोस्टली, यानी मोस्टली मीन्स ज़्यादातर, व्हेन सब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट ऑल्सो, जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हो, ऑब्जेक्ट भी हो, तब इनका यूज करते हैं हम। देख लीजिए इनको एग्जाम्पल के द्वारा, ही पॉइजनड हिमसेल्फ, उसने खुद को जहर दे दिया। ही, इसने दिया, किसको दिया, हिमसेल्फ, खुद को दे दिया। तो यही सब्जेक्ट, यही ऑब्जेक्ट, तो ये स्वयं, खुद, ये इसलिए क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, खुद ही को रिफ्लेक्ट कर रहा है। दशरथ कर्स हिमसेल्फ, दशरथ ने खुद को कोसा, दशरथ ने किद को कोसा, अपने आप को। दे एंजॉयड देमसेल्फ, वो अपने आप आनंद लिए। बेबी वॉज क्राइंग इट सेल्फ, लड़का खुद ही रो रहा था। द स्नेक बीट इट सेल्फ, सांप ने खुद को काट लिया। तो जब ऑब्जेक्ट खुद ही हो तब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहे जाते हैं। आगे देख लीजिए, कह रहा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड आफ्टर वर्ब्स, कह रहा है वर्ब्स के बाद यूज करे जाते हैं। कौन कौन सी, अवेल, इंजॉय, अपसेंट, एडजस्ट। कह रहा है ये अगर सेंटेंस में ये वर्ब्स अगर यूज हुई हैं या इन वर्ब्स का यूज हुआ है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज किया जाएगा। जैसे एक एग्जांपल यहाँ लिखा था, इंजॉयड, उन्होंने इंजॉय किया, तो अपने आप यहाँ देमसेल्व्स आ गया। तो इस तरह की वर्ब्स के साथ आप हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस या सेल्फ प्रोनाउंस का यूज करें। नेक्स्ट देखते हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस। कह रहा है इनको एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस भी कहा जाता है। एम्फेसिस, एम्फेसिस का मतलब जानते हैं, एम्फेसिस का मतलब होता है दबाव डालना या जोर डालना। तो यानी इनका प्रयोग जोर डालने के लिए किया जाएगा। ये जो वर्ड वही हैं, आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में भी यही वर्ड पढ़ा और एम्फेटिक प्रोनाउंस में भी यही वर्ड हैं। तो इसका मतलब इनके यूज में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है देखिए, कह रहा है टू गिव एम्फेसिस ऑन द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट पे जोर डालने के लिए इनका यूज किया जाता है। और आगे ये लिख रहा है यूज्ड जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद इनका यूज होता है। वहाँ पे देख रहे थे आप वर्ब के बाद हो रहा था इनका यूज, लेकिन यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हो रहा था। बस यही डिफरेंस है दोनों में। आई माई सेल्फ डिड इट, मैंने खुद ही किया है। तो जब सब्जेक्ट पे जोर डाला जा रहा है, मैंने खुद, अपने आप पे जोर दे रहा हूँ कि मैंने ही ये किया है, तो यहाँ पे माई सेल्फ वर्ड जो है ये इम्फेटिक प्रोनाउन है। राम हिमसेल्फ किल्ड रावण, राम ने रावण को खुद ही मारा। किसने मारा, राम ने खुद मारा। तो यहाँ राम ने मारा, हाँ ऐसा भी लिख सकते हैं राम किल्ड रावण, लेकिन हिमसेल्फ लिख करके इसका मतलब हो गया कि राम पे एम्फेसिस डाला जा रहा है, राम पे जोर डाला जा रहा है कि राम ने खुद ये किया, किसी और से नहीं करवाया है। तो इस तरह से ये हिमसेल्फ इम्फेटिक प्रोनाउन। इस तरह देखिए योर सेल्फ, लता मंगेशकर हर सेल्फ, दीज स्टूडेंट्स देम सेल्व्स, मैन हिमसेल्फ। तो इस तरह से ये सारे वर्ड देखिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज हो रहे हैं, इसलिए इनको हम इम्फेटिक प्रोनाउंस या इम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट वर्ड का मतलब होता है अनिश्चित, यानी इन नाउंस, इन प्रोनाउंस का यूज अनिश्चित नाउंस के लिए किया जाएगा। एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, ये सारे वर्ड इंडेफिनिट नाउंस की ओर इशारा करते हैं। यानी उन नाउंस को हम जानते नहीं हैं, लेकिन हम इन प्रोनाउंस के द्वारा उनको इंडिकेट करेंगे। एग्जाम कह रहा फॉर इंडेफिनिट पर्सन, वही मैंने बताया कि इंडेफिनिट अनिश्चित वस्तुएं या व्यक्तियों के लिए यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल के मस्त देखिए, एग्जाम्पल के द्वारा वन मस्ट बी अटेंटिव टू वंस स्टडीज़। वन का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को अपनी स्टडीज़ के लिए अटेंटिव होना चाहिए। जैसे आप लोग अपनी स्टडी कर रहे हैं, इस समय अध्ययन कर रहे हैं एक्सीलेंट क्लासेस के द्वारा, तो आपको अटेंटिव होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए, कब नया वीडियो आएगा, मैं अपनी पढ़ाई को कैसे करूं, अटेंटिव, सावधान रहिए। एवरीवन डज नॉट बिलीव इन गॉड, हर व्यक्ति भगवान में विश्वास नहीं करता। तो यहाँ ये एवरीवन जो है ये इनडेफिनिट प्रोनाउन, क्योंकि एवरीवन हम कह तो रहे हैं हर व्यक्ति, लेकिन कंफर्म नहीं है कि किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए ये इनडेफिनिट प्रोनाउन है। नो वन लाइक्स रावण, रावण को कोई पसंद नहीं करता। कोई का मतलब पता नहीं कौन, लेकिन कोई, तो ये इनडेफिनिट प्रोनाउन है। एवरीथिंग इज मोर्टल, हर चीज़ मोर्टल है, नश्वर है, नष्ट होने वाली है हर चीज़। सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ पैदाइशी महान होते हैं। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चीज़ जो चमकती है वो सोना नहीं होती है। ये एक कहावत है
तो यहाँ पे ऑल जो वर्ड है वो हम इंडेफिनिट प्रोनाउंस की तरह यूज़ कर रहे हैं। मयंक विल स्टे हियर, अदर्स विल गो होम। मयंक यहाँ रुकेगा, बाकी सब घर जाएंगे। तो बाकी कौन है? अदर्स मीन्स दूसरे, अन्य। अन्य में हमको पता नहीं कौन है, इसलिए ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस है। तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस में कह रहा है ये वर्ड यूज़ करे जाते हैं हु, हुम, हुज, व्हिच, दैट। देखिए क्या है? टू इंडिकेट नाउन्स प्रोनाउंस। कह रहा नाउन्स या प्रोनाउंस को इंडिकेट करने के लिए, इशारा करने के लिए यूज्ड जस्ट बिफोर इट, इसके तुरंत पहले, यानी रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत पहले जो नाउन या प्रोनाउन यूज होती हैं उनको इंडिकेट करने के लिए इनका यूज किया जाता है। और उन नाउन्स या प्रोनाउंस जो इसके पहले नाउन्स या प्रोनाउंस होती हैं ये, उनको एंटेसीडेंट कहा जाता है। एंटेसीडेंट, एंटेसीडेंट एक टर्म है इंग्लिश का, ये ग्रामर का वर्ड है। तो एंटेसीडेंट किसको कहते हैं समझ लीजिए। एंटेसीडेंट क्या है? जैसे आई मेट रोहन हु वाज वेरी हैप्पी, मैं रोहन से मिला था जो बहुत खुश था। तो हु जो वर्ड है ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये इसके लिए यूज किया जा रहा है, रोहन के लिए, इसलिए रोहन क्या है? इसका एंटेसीडेंट है। तो ये एंटेसीडेंट और ये रिलेटिव प्रोनाउन। रिया हैज़ अ बुक, रिया के पास एक किताब है विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो बहुत मज़ेदार है। कौन? व्हिच, यानी बुक के लिए हम कह रहे हैं बुक बहुत इंटरेस्टिंग है। तो व्हिच का यूज़ हमने बुक के लिए किया, तो बुक एक एंटेसीडेंट हुआ और व्हिच रिलेटिव प्रोनाउन। आई हैव अ डॉटर हुम आई लव वेरी मच, मेरे एक लड़की है, मेरी एक बेटी है, पुत्री है, जिसको मैं बहुत प्यार करता हूँ। हुम किसको? डॉटर को। तो डॉटर एंटेसीडेंट और हु रिलेटिव प्रोनाउन। इसी तरह देख लिए ऑल दैट ग्लिटर्स, पिछले भी मैंने उसमें प्रोनाउन में ये एग्जांपल दिया था, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ऑल को मैंने बताया था ये क्या है, उस समय ये इंडेफिनिट प्रोनाउन था, बट अब यहाँ इस सेंटेंस में क्या है? इस सेंटेंस में ये दैट का एंटेसीडेंट है और दैट का यूज हम ऑल के लिए कर रहे हैं। हर चीज़ जो चमकती है इज नॉट गोल्ड, वो सोना नहीं होती। वेयर इज द मैन हुज बाइसिकल इज लॉस्ट, हुज का प्रयोग मैन के लिए किया, इसलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेशन का मतलब होता है पूछताछ, क्वेश्चन। हु, हुम, हुज, व्हिच, व्हाट, यही वो शब्द हैं जो आपने अभी पढ़ा रिलेटिव प्रोनाउंस में, लेकिन यूज में डिफरेंस होगा। क्या? क्योंकि इनका प्रयोग, इनका यूज जो होगा वो होगा टू आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पूछने के लिए, प्रश्न करने के लिए इनका यूज करेंगे। जैसे हु कह रहा, हु का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है। हु टीचेज यू इंग्लिश, आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? तो कौन पढ़ाने वाला कौन है? कौन है वो, लेकिन हम जानते नहीं कौन है, ये क्वेश्चन कर रहा है, इसलिए ये एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हो गया। हुम ये कह रहा ऑब्जेक्ट के रूप में इसका यूज होता है। हुम डू यू टीच इंग्लिश, आप अंग्रेजी किसको पढ़ाते हैं? तो हुम किसको पढ़ाते हैं, यहाँ पढ़ाने वाला कोई और है, यू है, लेकिन पढ़ने वाला कौन है? हुम किसको। तो ये एक क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। हुज पजेसिव केस कह रहा, हुज का प्रयोग हम संबंध कारक पजेसिव केस के रूप में करते हैं। हुज आर दीज बुक्स, ये किताबें किसकी हैं। व्हिच का प्रयोग सिलेक्शन या चॉइस, इसको समझ लें। सिलेक्शन चॉइस का मतलब क्या होता है? जब बहुत सारी चीज़ों में से एक को चुनना हो, दो को चुनना हो, सेलेक्ट करना हो, तो वहाँ व्हिच का प्रयोग करेंगे। व्हिच इज़ योर मोबाइल, आपका मोबाइल कौन सा है, यानी देयर आर सो मैनी मोबाइल्स, बहुत सारे मोबाइल हैं, उनमें से आपका कौन सा है, तो उसको हम सेलेक्ट करने के लिए व्हिच का प्रयोग कर रहे हैं। व्हाट का प्रयोग कह रहा है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, थिंग, एक्शन, इन सब के लिए हुआ। सब्जेक्ट के रूप में भी होगा, ऑब्जेक्ट के रूप में भी होगा, थिंग वस्तु के लिए भी होगा, एक्शन कार्य के लिए भी होगा। व्हाट मेक्स यू अपसेट, आपको कौन सी चीज़ अपसेट करती है, तो यहाँ थिंग हो गया, सब्जेक्ट भी यही है। व्हाट आर यू, आप क्या हैं, आप देखिए आप कौन हैं और आप क्या हैं, इन दोनों में डिफरेंस होता है। हु आर यू, इसका आंसर होगा आई एम राम, आई एम श्याम, आई एम सीता, आई एम फला। व्हाट आर यू मतलब आप हैं क्या, तो होगा आप आई एम सिंगर, मैं गायक हूँ, आई एम टीचर, मैं टीचर हूँ। तो व्हाट और हु में ये डिफरेंस होता है। कौन है का मतलब आपको अपना परिचय बताना है, और व्हाट में आपको अपना बिजनेस बताना है, आपका प्रोफेशन बताना है, ये ध्यान रखें। व्हाट इज़ देयर, वहाँ क्या है, तो ये व्हाट का प्रयोग इस तरह से किया जाता है। आज की क्लास को दोस्तों मैं यहीं पे एंड करता हूँ, यहीं फिनिश करता हूँ। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आप इसको बार बार रिपीट करिए, जहाँ समझ में नहीं आ रहा है वहाँ आप कमेंट करके क्वेश्चन करें, मैं उसको क्लियर करूँगा या नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूँगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी। और एक बात बिल्कुल ना भूलें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब जरूर कर लें सो दैट आपको मेरा वीडियो ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन के द्वारा तुरंत पता चल जाए और आप बिल्कुल बिना देरी किए आप क्लास का एंजॉय कर सकें, अपना नॉलेज गेन कर सकें। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी।